जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने जो न्यूमेरिकल थे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है उन पे बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। और जो हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी है वो जो इक्वल ही हमारे फॉर्मूले थे, सिर्फ हमारे पास एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी चेंज हो रहा था क्योंकि हमने जो किया था वो मोशन अंडर ग्रेविटी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे जो हमने वैसे तो कल के वीडियो लेक्चर में हमारे 2 न्यूमेरिकल होने वाले थे, लेकिन एक न्यूमेरिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पहले वो न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो वो न्यूमेरिकल हमारा क्या था। वो न्यूमेरिकल हमारा ये था कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताए थे मोशन अंडर ग्रेविटी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कॉन्सेप्ट कौन सा, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस केस में हमारा s इज इक्वल टू माइनस एच हो जाता है। मैंने 8 पॉइंट बताए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला हमारा यही था। दूसरा हमने माना था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉल बॉडी है, उसका अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये था, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस केस में हमारी ग्रेविटी नेगेटिव होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, जब हम क्या करते हैं उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2u/g था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट था, वो हमारा क्या था, u/g था, ठीक है। ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट मतलब पॉइंट थे। और जो वेलोसिटी है, ठीक है, जिस वेलोसिटी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं उसकी हमारी अंडर रूट 2gh आई थी। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, इसे रिकैप आपको करवा रही हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट रह गए हो तो उसमें देख लेना। ये मैंने पहला पॉइंट माना था। अब देखो इसमें इसका क्या यूज है। देखो जब मैंने बोला था वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, और उसमें मैंने एग्जांपल भी बताया था, टावर होगी या बिल्डिंग होगी, मेनली हमें क्वेश्चन में यही मिलेंगे, या फिर आगे दे दिया जाएगा कि अगर हेलीकॉप्टर से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं इनमें, ठीक है। वेलोसिटी इतनी है फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट, फ्रॉम द, ये सारी चीजें हमें गिवन है। थ्रोन 25 मीटर है, ठीक है, हाइट हमें गिवन है फ्रॉम द ग्राउंड। हमें पहला क्या बताना है, हाउ हाई वॉल द बॉल फ्रॉम द राइज, मतलब क्या होगा हमारा जो है, जब हम बॉल को फेंक रहे हैं ना तो वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, पहला पॉइंट ये पूछा है। अब देखो हमारे पास क्या है, स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। अब वेलोसिटी में और जो हाई में जाने में, ठीक है, उसमें हमारा क्या रिलेशन आया था, दैट इज हमारे पास क्या था, v² - u² इज इक्वल टू 2gs, ये हमारा रिलेशन था, ठीक है। मान लेते हैं ये जो हमारा s है h हाइट पे जा रहा है, मान लिया इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है, h हाइट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो v हमारा क्या है, इनिशियल एट ए हाईएस्ट, क्योंकि हम किसी बॉल को ये फेंक रहा है ऊपर की ओर, तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उस बॉल की वेलोसिटी की हमारी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद हमारा माइनस का u, हमें u गिवन है, वेलोसिटी इनिशियली कितना है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू अब 2। अब इस g की जगह पे देखो मैंने बोला था, जब मैंने ये 8 पॉइंट करवाए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस केस में हमारी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो हो जाता है वो -g हो जाती है ना। तो उस केस में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -g और h। इतना क्लियर हुआ मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो -g लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे माइनस का 400 इज इक्वल टू माइनस का 2gh आ गया, ठीक है। और h की जगह पे हम क्या ले देते हैं, 10 ले देते हैं, ठीक है। अपनी इजीनेस के लिए हम माइनस का 10 ले देते हैं। बेसिकली अगर जिनमें गिवन नहीं हो ना, अब उनमें 9.8 ले भी सकते हैं, अगर मतलब 9.8 जब हमें लिखना होता है तो हमें गिवन होता है, अदरवाइज हम 10 ही लेते हैं, अपनी सहूलियत के लिए हम यही लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 20h, यानी h की हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, ठीक है। ये हमारी आ गई 20 मीटर प्लस की, ठीक है, यानी 20 मीटर हाइट ऊपर की ओर जाएगी बाल। पहले यही पूछा था कि कितनी हाइट पर जाएगी। उसके बाद सेकंड हमसे पूछा हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर बॉल हिट द ग्राउंड, ये पूछ रहा है कि जो ग्राउंड को हिट करने से पहले बाल कितना टाइम लेगी, ये पूछ रहा है।
तो हमारे पास इस s में और जो हमारा, क्योंकि हमारे पास ये हाइट गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस गिवन है, और उसमें हमसे ये पूछा है कितना टाइम लेगी, तो डिस्टेंस और टाइम में हमारे पास क्या रिलेशन होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। तो इसका हम यूज करेंगे। s की जगह पे हमारे पास कितना है 25। अब ये देखो हाइट मैंने बोला था कि जब हम ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर गिरा फेंकते हैं तो हम उस केस में s इज इक्वल टू माइनस एच हो जाता है। ये पहला ही पॉइंट था, ठीक है, जो मैंने की पॉइंट लिखवाए थे उनमें पहला ही पॉइंट ये था। तो इस केस में हम इसको क्या लेंगे, माइनस का 25 इज इक्वल टू यू, हमें पता है यू हमारा क्या होता है, सॉरी यू हमें क्या गिवन है 20t, ठीक है, और प्लस का हाफ, जी की जगह हम क्या लेंगे माइनस का 10 और t² हम एज इट इज रखेंगे। इतना समझ आ गया कैसे किया है मैंने, सिर्फ g की वैल्यू रखी है और u की वैल्यू रखी है, ठीक है। माइनस का 25 इज इक्वल टू 20t माइनस का 5t², ठीक है। हम यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले देते हैं तो हमारे पास ये बचेगा 5t² माइनस का 20t और माइनस का, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 25, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखना, ऐसा ही बनेगा। उसके बाद जब हम यहाँ से कॉमन ले देते हैं t² माइनस का 4t माइनस का 5, इनके क्या फैक्टर बन गए हैं, t² माइनस का 5t प्लस का t माइनस का 5, ये लिख सकते हैं ना। तो t हम बाहर ले देते तो t माइनस का 5, यहाँ से +1 ले देते हैं तो t माइनस का 5, यानी t के फैक्टर क्या क्या है, t की वैल्यू -1 और 5, ठीक है। -1 टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, हम टाइम की जगह 5 लेंगे। अब ये जो देखो टाइम 5 आया, नेगेटिव हम ले नहीं सकते, तो s इज इक्वल टू देखो हमारे पास ये इक्वेशन है ut प्लस हाफ gt²। अब ये हम y मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है हम जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो जो डिस्टेंस ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे हम अगर y मान लें और t की जगह t की वैल्यू रखें तो हमारे पास y की कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब y इज नॉट इक्वल टू 0 लेकिन x 0 है, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो थर्ड, ये तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था ये हमारा टाइम आ गया 5 सेकंड। यही पूछा था कितने टाइम के बाद जो है बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। उसके बाद ये पूछा कि ट्रेस द ट्रैजेक्टरी। अब ट्रैजेक्टरी क्या होगी, इस केस में हम s की जगह y रख करके t की वैल्यू रख देंगे और x हमें पता है 0 है, तो हमारी ट्रैजेक्टरी क्या होगी y डायरेक्शन में। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट था हमारा, जो ये मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल थे। बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म नहीं होते हैं, जब हमारा ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी ना तो हम जो है अलग से इसका लेक्चर लेंगे जिसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, उस टॉपिक को लेकर के हम सारे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि कल के वीडियो लेक्चर में ये जो है पेंडिंग रह गया था, इसमें थोड़ी मिस्टेक आ गई थी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था, ठीक है। तो आज ये क्लियर हो गया। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ग्राफ। टाइम एंड जो हमारे पास जो भी हमने अभी भी रिलेशन किए हैं ना प्रीवियस लेक्चर में, उन पे हम क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे उनका, ठीक है। टाइम के साथ उनका ग्राफ किस तरीके से वेरी करेगा, उन सब का हम एक एक करके ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसे वैरी होता है, बहुत इजी ग्राफ है ये, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखो जो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है इसमें हमें पता है, हमने देखा था कि हमारी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर हम जब तक फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रेस्ट में रहती है, ठीक है, जब तक हम उसको मूव नहीं करते वो रेस्ट में रहती है। तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम पोजीशन ले देते हैं, कैसे भी लिख लेना आप, मैं एक बार इसको ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम टाइम ले देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि टाइम के साथ पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं होती जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। तो उस केस में हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ हो ये बनेगा बिल्कुल कांस्टेंट उसमें। और ये कब है, जब हम ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी मान रहे हैं। पहला पॉइंट हम यही मानेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ठीक है। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे
ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ठीक है, मूविंग के लिए हम ये नहीं रखेंगे, मूविंग के लिए अलग केस आएगा। ठीक है, तो ये कब है पोजीशन टाइम ग्राफ, जब पोजीशन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, लेकिन हमारे पास क्या आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कैसे, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही होती है तो उस केस में हमारा ग्राफ क्या बनेगा, पोजीशन के साथ, पोजीशन और टाइम का ग्राफ। अब देखो ये हमारी पोजीशन थी, ये हमारा टाइम था, तो उस केस में देखो हमारे पास क्या होगा। अब हमें पता है, मान लिया कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डेफिनेशन क्या बताई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो यूनिफॉर्म टाइम में यूनिफॉर्म पोजीशन जो है वो डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी। मान लिया पहले 10 मिनट में, हम ऐसा कंसीडर करते हैं, पहले 10 मिनट में वो मान लिया 10 मीटर गई। ठीक है, दूसरी 10 मिनट में वो 20 मीटर गई। ठीक है, तीसरी 10 मिनट में वो 30 मिनट गई। यहाँ पे थोड़ा इनको छोटा मान लेते हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, आप इसको स्केल से बना लेना। पहले 10 मिनट में वो 10 मीटर गई, दूसरे 10 मिनट में वो 20 मीटर गई, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में वो 30 मीटर गई। तो इस केस में हमारे पास मोशन क्या होगी, यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन वही होती है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन को यूनिफॉर्म इक्वल मोशन करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या माना है, हमने यहाँ पे ऐसा नहीं माना कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला, स्टेशनरी के लिए हमारे पास ये चीज थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, यहाँ पे इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये सिर्फ ये बताया है कि इतने टाइम पे वो इतने पे पहुंच गई, यानी हम यहाँ से ग्राफ को स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेकंड में हमारे पास ये हो गई, फिर हमारी ये हो गई। ठीक है, यानी हमारा ग्राफ जो शुरू होगा, ये वाला नहीं होगा ना, हमारा जो ग्राफ शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। आप इसको ध्यान रखिए, ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, ये हमारा X1 हो गया, ये हमारा X2 हो गया। ठीक है, ये पोजीशन है। अब ये देखो, ठीक है, यानी हम ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने माना है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन माना है तो डेफिनेटली हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया है। तो ओरिजिन से नहीं किया, हमने माना है कि किसी टाइम इंटरवल पे, टाइम 10 मिनट के बाद वो यहाँ पे पहुंच गए, तो ये वाला पोजीशन क्या होगी, इसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। इतना क्लियर हुआ कि यहाँ से ओरिजिन से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे हमारा जो, अब अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे ना, टेंजेंट थीटा, हमें पता है स्लोप हमारा टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा से हम निकालते हैं स्लोप, मतलब ये वाली और ये वाली, हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है हमारा स्लोप, यानी हम इसको लिखेंगे x2 माइनस x1 और ये आ जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, यानी हमारे पास चेंज इन पोजीशन, मतलब चेंज इन जो हमारी ये हुई ना पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, और हमें पता है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, अब तक हम देखते आए हैं हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो स्लोप मिलेगा ना हमें पोजीशन टाइम ग्राफ का, और अगर ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो उस केस में हमारे पास स्लोप जो होगा वो हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी इज वेलोसिटी देगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रखने हैं, वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब है अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा हो और हम उसका क्या निकालें, स्लोप निकालें, तो वो हमें क्या देगा, एक वेलोसिटी देगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा थर्ड क्या पॉइंट आता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो, देखो मैं एक बार लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट is moving uniformly accelerated motion,
ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब अगर वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मैंने रिलेशन आपको बताया था जब मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन बताई। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। अदरवाइज मैंने बताया था काइनेमेटिक इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते। बेसिकली उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा, अब इसका ग्राफ देखो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, देखो कैसे आएगा ये। अब देखो इसकी हमारे पास जो पोजीशन था और जो टाइम था उसमें क्या रिलेशन था, क्योंकि हम पोजीशन टाइम ग्राफ कर रहे हैं ना। अब पोजीशन में और टाइम में क्या रिलेशन था, जब हमने काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन की तो हमारे पास ये रिलेशन नहीं आया था कुछ। इसका मतलब पोजीशन और टाइम में रिलेशन हमारे पास ये था इस केस में। तो उस केस में हमारे पास जो पोजीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टी स्क्वायर के। और ये किसका ग्राफ होता है, टी स्क्वायर, है ना, होता है ना हमारे पास 4a स्क्वायर, दैट इज पैराबोला। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, ये इस टाइप से इसका बनेगा पैराबोला। ठीक है, इसको हम फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में नहीं मान रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मानेंगे तो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी था तब हमने ये माना था, क्योंकि इसमें तो हमारे पास पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही थी, पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन पैराबोला, इसलिए हमने यहाँ से जीरो से शुरू नहीं किया क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से हमारा क्या बन गया, पैराबोला। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारा टाइम था, कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारा टाइम था, ये हमारा ये हमारी पोजीशन थी और ये हमारा टाइम था। ठीक है, और जब इसका अगर हम स्लोप निकालें ना, मान ले इसका हम स्लोप कुछ इस तरीके से निकालें, ठीक है, ऐसे निकाल लें। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारी पोजीशन हो गई, इसको हम x1, ये हमारा x2, ये हमारा t2, ये हमारा t1। ठीक है, ये हमारी dx। ठीक है, पोजीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा अगर हम निकालेंगे तो x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। ठीक है, तो यानी हमारा यहाँ पे जो ये ग्राफ देगा ये हमें क्या देगा, एक वेलोसिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो जब हमें इसका जब हम स्लोप निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो आप ध्यान रखें, जब हम किसी यूनिफॉर्मली मोशन में या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जब ग्राफ निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया कैसे हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लोप निकाला है। ठीक है, ये हमें वेलोसिटी दे देगा। उसके बाद हम निकालते हैं हमारा क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम इसको भी रब कर देते हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो जो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें हमारे पास जो पहला हम क्या केस मानेंगे, अगर हमारी मोशन ऑब्जेक्ट की मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अब हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ जाएगी तो वो डेफिनेटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कवर करेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो क्या करे, यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर वो मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही क्या करती है, यहाँ पे कवर करती है ना, कवर करती है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही होता है तो उस केस में हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हमें पता है कि इसका क्या होगा, कैसे ग्राफ होगा। मैंने ये बताया था आपको कि हमारे पास ऐसे होगा। अब इसका हमें ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया यहाँ पे हमारी कोई भी किसी टाइम टी पे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है ना, तो टाइम अगर यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी भी, अगर मोशन है यूनिफॉर्म मोशन तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, यूनिफॉर्म। तो उसमें कोई कर्व थोड़ी आएगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रहा है, इसको हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते।
इट इज नॉट ए कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रहा है, ना उसके टाइम में कोई इंक्रीमेंट हो रहा, ना उसकी मोशन में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा, सिर्फ वो जिस वेलोसिटी के साथ, जिस मोशन के साथ जा रहा है उसी के साथ वो जा रहा है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगी तो ये हमें देता है। और इसके अंदर जो हमारा कर्व आता है ना, इसके जो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है, इसके अंदर जितना भी कर्व आता है ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अब इन पे बेस न्यूमेरिकल भी आ सकता है। कैसे कि मान लिया हमसे ऐसे ग्राफ दे दिया, ठीक है, और ये 4 पॉइंट मांग गया A B C D, ठीक है, और ऐसे पूछ लिया जाए ये दे करके कि इसका जो है डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब इसका डिस्प्लेसमेंट आप कैसे बताओगे? बिल्कुल इजी है। हमें क्या करना होगा, इस जो भी हमें इसके नीचे जितना भी एरिया है, एरिया मतलब मान लिया कि हमारे पास ये स्क्वायर है तो 4πr², ठीक है, बेसिकली हमें रेडियस गिवन होगा, सारी चीजें हमें गिवन होगी, सिर्फ हमसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जितना एरिया होगा, ठीक है, जो एरिया आएगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। आपने वर्क डन में भी आपने देखा होगा, जो थर्मोडायनामिक्स में होता है ना, जब हम वर्क डन निकालते हैं टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन हमारा क्या होता है? जो वो एरिया इनटू द लूप, जितना जो भी जिस भी तरह का लूप आता है उसमें जितना एरिया कवर होता है वो हमें वर्क डन बताता है। सेम उसी तरीके से इसमें हम क्या बताएंगे? जितना एरिया इसके अंदर कर्व करेगा ये, ठीक है, लूप करेगा, वही हमें क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर हुआ? अब हम करते हैं हमारा सेकंड, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट is moving uniformly accelerated motion। ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक था, बस इसलिए इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि अच्छे से क्लियर करना पड़ता है ना कि ग्राफ कैसे आएगा इनका, ठीक है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वही सेम वही यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लिया किसी पॉइंट, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बनेगा नहीं, मान लिया यहाँ पे और ये वाला, ठीक है, ये 2 पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको आप स्केल से अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये हमारा V2 है, सॉरी ये हमारा V2 है, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ठीक है। हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ध्यान रखना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ? फिर से वही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा? चेंज इन, यानी अगर हम इसका टेंजेंट थीटा स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमारा किसके इक्वल बन जाएगा? V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1, यानी हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो ध्यान रहे, जब हम ऑब्जेक्ट अगर हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करती है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्लियर हो गया होगा, वेलोसिटी टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर चेंज हो तो उस केस में हमारे पास जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। जो पोजीशन टाइम ग्राफ था वो हमें स्लोप में क्या दे रहा था? वेलोसिटी, ठीक है। और जो वेलोसिटी का टाइम ग्राफ है वो हमें स्लोप में क्या देगा? एक्सेलरेशन। ध्यान रहे, ठीक है। तो ये हमारा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो बिल्कुल ही इजी है क्योंकि उसमें हम बेसिकली ओरिजिन से शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो थर्ड हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ये हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस में हम सेम वही, पहले हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मानेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है। अगर हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस है तो डेफिनेटली उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ होगा, और डिस्टेंस है तो ये हमारी डिस्टेंस होगी और ये हमारा टाइम होगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट किसके लिए था? जब ऑब्जेक्ट हमारा
रेस्ट में हो। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या करे, ये बिल्कुल हमें पता है ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट किसी टाइम टी पे उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। तो उसी तरीके से हम इसको ले रहे हैं, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हमारा क्या आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, हमें पता है बिल्कुल इजी, ये डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से शुरू है, क्योंकि किसी टाइम टी पे हमें पता है डिस्टेंस तो बिल्कुल मोशन में नहीं हो सकती ना, हम डिस्टेंस को ओरिजिन से ही मेजर करेंगे। तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में अगर चलने की शुरू कर रही है तो वो ओरिजिन से ही शुरू करेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस का केस है। ठीक है, आप ध्यान रखें कि ये डिस्टेंस का केस है, डिस्टेंस को हम हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्राफ ऊपर से शुरू ना होकर के कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए कि इसको आप ऊपर से शुरू मत कर देना, क्योंकि ये डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, इसी में थर्ड हमारा, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो सेम वही हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राफ कैसा, ओरिजिन से शुरू होगा और पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है। अब हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम डिस्टेंस शुरू करें, ओरिजिन से शुरू करेंगे, फिर मान लिया किसी एक पॉइंट पे वो थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हुआ, डिस्टेंस थोड़ी सी उसने कवर की, फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर से उसने आगे, मान लिया इस पॉइंट पे यहाँ से शुरू किया, शुरू में तो रेस्ट में ही होगी ना, डिस्टेंस तो हम यही से मेजर करेंगे, फिर मान लिया इस टाइम पे वो यहाँ पे आई, इस टाइम पे वो यहाँ पे आई, इस टाइम पे वो यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, इस तरीके से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला। अब हमें पता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो उस केस में हमारे पास पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, ये हमारे हो गए डिस्टेंस के ग्राफ। अब हम करते हैं हमारे स्पीड के ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ हमारे पास कैसे आता है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये बिल्कुल इजी ग्राफ था डिस्टेंस का, क्योंकि बस ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को हम ओरिजिन से शुरू करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को ओरिजिन से शुरू करते हैं, तो आप टाइम को क्या करेंगे, ओरिजिन से जो ग्राफ है उनके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है ना, उसको हम 0 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है हमें। अब हम करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास कैसे आते हैं। अब देखो स्पीड हमें पता है कि पहले हम मान लिया ऐसे कंसिडर करें कि मान लिया हम किसी बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, है ना। उस ऊपर जाते जाते और एक ऐसा भी पॉइंट आएगा कि उस हाई पॉइंट पे जाकर के हम रुक भी जाएं, हमारी स्पीड क्या हो, 0 भी हो जाए। हमें पता है क्योंकि बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते टाइम हमारी स्पीड क्या होती है, 0 होती है, थक जाते हैं हम। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे जाकर के हमारी स्पीड 0 भी हो सकती है। तो उस केस में जब हम, या फिर ऐसे मान सकते हैं, ऐसे अगर ऑब्जेक्ट के केस में माने, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारी वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर जा रही हो, तो उस केस में हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा। देखो पहले क्या होगा, हमारी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी इस तरीके से। ठीक है, और अब देखो सेकंड ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ में हमारे पास क्या होगा, उसी केस में अगर हम उसी पहाड़ी से अगर हम नीचे की ओर आए तो कैसे होगा, आराम आराम से तो आएंगे नहीं, बिल्कुल उछलते हुए आराम से आएंगे, बिल्कुल अपनी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसी केस में हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये डिक्रीज कब होगी, जब हम ऊंची चढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि हम थक जाते हैं ऊंचे चढ़ते चढ़ते। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे हम रुक भी जाते हैं, तो उसी में यहाँ पे हमारी स्पीड क्या हो रही है, 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी ऊंचाई से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो क्या होगा, आराम से आएंगे, बिल्कुल ना कोई हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत, आराम से धीरे मतलब उछलते हुए आएंगे। तो उस केस में हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। तो ये हमारा हो गया ग्राफ किसका, स्पीड एंड टाइम का। तो इस केस में ये हमारी स्पीड है, ठीक है, और ये हमारा टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो उसके बाद सेकंड हमारा केस क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, नीचे की ओर गिराते हैं। ठीक है, सर्टेन हाइट से गिराते हैं।
तो सर्टेन हाइट से गिराते हैं तो क्या होगा, देखो मान लिया हमने क्या किया, बॉल को उछाल दिया, मान लिया ठीक है, हमने ऊपर से बॉल को नीचे की ओर फेंका, तो बॉल ने क्या किया, देखो पहले केस में हमारे पास उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, ऐसा है ना, क्योंकि उस केस में हमारे पास इंक्रीज हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, एक बाउंस लिया, बॉल ने बाउंस किया, उसके बाद वो फिर से एक हाई पॉइंट पे हमें पता है क्या होगी, वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। उसके बाद वो बाउंस किया, उसके बाद क्या होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। बस एक ही पॉइंट ऐसा आएगा जब हम बॉल को ऐसे फेंकेंगे, उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी, उसके बाद उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्पीड हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारे सारे ग्राफ हो गए, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, सारे जितने भी बेसिक हमारे ग्राफ थे वो सब हमने कवर कर लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हुए हैं, ग्राफ हुए हैं, सभी पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्लियर हो जाए। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।